हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ गैप के बाद ये सेशन हो रहा है। बीच में तबीयत ठीक न होने की वजह से सेशंस में थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी आ गई थी, लेकिन एक बार फिर से मैं लाइव हूँ। और यहाँ पे हम लास्ट सेशन में गुप्तास के बारे में पढ़ रहे थे। गुप्तास के हमने कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा डिस्कशन है इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आपने जैसे कि ध्यान दिया कि हमने एक तरह से क्रोनोलॉजी में इवेंट्स को कवर किया है, तो उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करेंगे। गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहां पर सबसे पहले यहाँ राजा और उससे जुड़े जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज वगैरह हैं, उन्हें थोड़ा सा हमारे लिए समझना जरूरी है। तो लेट्स सी कि किस प्रकार के रूलर्स हैं इस डायनेस्टी में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह की ड्यूटीज होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एम्पायर में आपको सेंटर में किंग यानी कि राजा देखने को मिलेगा। अगर मैं राजा की बात करूं तो राजा सभी पावर्स होल्ड करता है, एक तरह से पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का नर्व सेंटर होता है। कुछ ऐसा ही हमें गुप्तास के समय में भी देखने को मिला। गुप्ता रूलर्स जो थे वो बहुत बड़े बड़े टाइटल्स यहाँ पर अडॉप्ट करते हुए हमें नजर आते हैं। जैसे आपको यहाँ पर कुछ टाइटल्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब यहाँ हरिसेन के द्वारा रचित अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हो, प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ते हो, तो वहां पर आपको उसी पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में बहुत सारे टाइटल्स दिखेंगे, जैसे परमेश्वरा, महाराज अधिराज या फिर परम भट्टरक। इस तरीके के जो टाइटल्स हैं, जैसे कि महाराज अधिराज, ऐसे हैवी पॉम्पियस टाइटल्स इन रूलर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इन टाइटल्स की मदद से ये रूलर्स जो हैं वो अपने आप को, अपनी सुपीरियरिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। वहीं परमेश्वरा, परम भट्टरक जैसे जो टाइटल्स हैं वो इन गुप्ता रूलर्स को डिवाइन दिखा रहे हैं। तो इन सभी राजाओं ने अपने आप को गॉड से कनेक्टेड दिखाया है। और इनसे जुड़ी हुई जो प्रशस्तियां हैं, इनसे जुड़े हुए जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उन इंस्क्रिप्शंस में आप देखेंगे कि कैसे ये यहाँ अपने आप को डिवाइन दिखाते हैं, गॉड से कनेक्टेड दिखा रहे हैं, अपने आप को सुपीरियर भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ ऐसे कुछ बड़े बड़े टाइटल्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब वो एक प्रकार से डिवाइन स्टेटस दे रहे हैं खुद को। ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, आपको दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे रूलर्स मिलेंगे जो कि अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और प्रजा के बीच अपनी पॉपुलैरिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए अपने आप को डिविनिटी से कनेक्ट करते हैं, अपने आप को डिवाइन ओरिजिन का बताते हैं। आप खुद देखिए, यहाँ अशोक के बारे में, राजा अशोक के बारे में हमने पढ़ा, जिनसे जुड़े हुए इंस्क्रिप्शंस में उन्हें देव नाम पिय पिय दसिन राजे ने कहा गया है, देवों का प्रिय बताया गया है। कुषाण राजा कनिष्क अपने आप को देवपुत्र कह रहे हैं। और वही यहाँ पर गुप्ता राजा समुद्रगुप्त जो है वो अपने आप को परमेश्वरा कह रहे हैं, परम भट्टरक कह रहे हैं। परमेश्वरा मतलब गॉड, ईश्वर, परम ईश्वर, सुप्रीम गॉड। और परम भट्टरक का मतलब है परम भक्त। तो समुद्रगुप्त को परम भक्त के रूप में भी दिखाया गया है, लॉर्ड विष्णु के परम भक्त के रूप में, और उन्हें परमेश्वर के रूप में भी यहाँ पर उनके इंस्क्रिप्शंस में दिखाया गया है। तो ये सभी राजा क्या कर रहे हैं, ये सभी रूलर्स अपने आप को बहुत ही बड़े पॉम्पियस टाइटल्स देते हुए नजर आते हैं। थोड़ा और राजाओं के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे गुप्ता पीरियड के जो रूलर्स हैं उनको जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि किंगशिप जो है वो हेरिडिटरी रही। हमने देखा कि गुप्ता रूलर्स जो थे, उन रूलर्स के पुत्र ही आगे उनको सक्सीड कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर हमने देखी कि इनके द्वारा प्रिमोगेंचर को फर्मली प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा। इसका मतलब क्या है? प्रिमोगेंचर का मतलब होता है जब बड़े बेटे को सत्ता मिले। जैसे आप खुद देखिए, चंद्रगुप्त दी फर्स्ट जो हैं उनके बड़े बेटे के रूप में आप यहाँ पे समुद्रगुप्त को नहीं देखते, लेकिन फिर भी समुद्रगुप्त राजा बने।
इसी तरीके से चंद्रगुप्त सेकंड जो है, उनके भी भाई आपको रामगुप्त नजर आएंगे, लेकिन रामगुप्त को हरा के मार कर यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य रूलर बनते हैं। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है कि बड़ा बेटा ही नेक्स्ट रूलर बनना चाहिए, इसको गुप्तास के समय में प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा था, बल्कि मेरिट के बेस पर डिसाइड होता था कि कौन से पुत्र को सत्ता दी जाएगी। समुद्रगुप्त का सिलेक्शन भी कुछ इसी तरह से हुआ था। इसी तरीके से आप देखते हो कि कैसे समुद्रगुप्त जो है वो यंगर बेटे हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के, लेकिन उसके बाद भी वो राजा बन रहे हैं। तो प्रिमोगेंचर का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा। इसी के साथ जब हम इन रूलर्स की ड्यूटीज की बात करते हैं, इन रूलर्स के द्वारा फॉलो की जाने वाली पॉलिसीज की बात करते हैं, तो इनकी जो पॉलिसीज है, उनमें इनका सबसे मेन मकसद है अपनी प्रजा के लोगों को प्रोटेक्ट करना, यहाँ युद्ध लड़ना एज वॉरियर्स, और क्षत्रिय धर्म को निभाना। तो वही गुप्ता रूलर्स भी आपको करते हुए नजर आएंगे। राजा जो है उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो ब्राह्मण्स को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण्स के द्वारा परफॉर्म किए गए जो रिचुअल्स होते थे, जो यज्ञ होते थे, उन्हीं के थ्रू यहाँ पर इन राजाओं के लिए प्रेयर्स की जाती थी, ताकि वो वॉर में, युद्ध में विजयी हों। तो हमें गुप्ता रूलर्स भी इसी प्रकार से ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, ब्राह्मण्स को दान देते हुए नजर आते हैं। आप यहाँ पर इवन हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में भी ब्राह्मण्स को दान करने की इंफॉर्मेशन पाएंगे, और ब्राह्मण्स को जो ये दान किया जाता है, इसी को हम ब्रह्म देया कहते हैं, ब्रह्मदेया। ये भी आप देखेंगे। तो ये रूलर्स ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, वो चीज भी हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना जो एम्पायर है उसको एडमिनिस्टर किया है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इनका जो बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने बनाया, ऐसा नहीं था कि इतने बड़े एम्पायर पर ये डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। एम्पायर का काफी हिस्सा ऐसा भी था जिस पर आपको फ्यूडल लॉर्ड्स नजर आएंगे, यानी कि सामंती नजर आएंगे, सामंत नजर आएंगे। वो उन एरियाज को संभाल रहे थे। कुछ मोस्टली फर्टाइल एरिया, जैसे कि गंगा यमुना के आसपास का जो एरिया है, गंगा यमुना नदियों के आसपास का जो फर्टाइल एरिया है, वहां पर आपको गुप्तास का डायरेक्ट कंट्रोल मिलेगा। बाकी के मेजर एरियाज में आपको फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडेटरीज को एडमिनिस्टर करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ ये गुप्ता रूलर्स आर्टिसंस हो, क्राफ्टमैन हो, उन सभी को पैट्रनाइज करते हुए भी देखे गए हैं। और इसी कारण से हमें यहाँ गुप्तास के समय में आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इन सभी फील्ड में बहुत ज्यादा काम देखने को मिलता है। तो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कर ही रहे हैं, तो सबसे पहली कहानी राजा से ही शुरू होती है। आइए इस स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और राजा जो है, ऑब्वियस सी बात है, अगर उसे इतने बड़े एम्पायर को एडमिनिस्टर करना है तो उसे असिस्टेंस चाहिए मंत्रियों का। तो अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी टर्म्स जो मिनिस्टर्स से जुड़ी हैं, अलग अलग तरह के मिनिस्टर्स जो अलग अलग पोजीशंस को संभाल रहे थे, राजा को असिस्ट कर रहे थे, और इस एम्पायर को चलाने में राजा की सहायता कर रहे थे। आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनके बारे में हम डिस्कशंस करने वाले हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, इनकी जब हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ बहुत सारी टर्म्स मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ सकते हैं। और अलाहाबाद जो इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें भी हमें बहुत सारे मिनिस्टर्स की यहाँ जानकारी मिलती है। तो देर आर लॉट ऑफ मिनिस्टर्स, आपको बहुत सारे मिनिस्टर्स मिलेंगे। और ये जो मिनिस्टर्स हैं, इन मिनिस्टर्स को अलग अलग डेजिग्नेशंस दिए गए हैं। जैसे कुछ मंत्री कहलाते हैं, कुछ को हम
अमात्य कह रहे हैं, कुछ को हम सचिव कह रहे हैं। ये आपको यहाँ पे पोजीशंस देखने को मिलेंगी। यहाँ इनके ऊपर थोड़ी सी बातचीत शुरू करते हैं। जब हम अमात्य या सचिव जैसी टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें नजर आता है कि पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ये जो दो टर्म्स अमात्य या सचिव हमें नजर आ रही है, ये बेसिकली टॉप ग्रेड ऑफिसर्स हैं। ये टॉप ग्रेड मिनिस्टर्स हैं, अमात्य या सचिव। ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। आपको ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में नजर आएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ बहुत सारे दूसरे प्रकार के मिनिस्टर्स या मंत्री भी देखते हैं। जैसे कि अगर मैं जुडिशियल सिस्टम की बात करूं, जस्टिस जो है उसकी बात करूं, जुडिशियल सिस्टम की बात करूं, तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर का नाम देखने को मिलेगा, महादंड नायक। महादंड नायक बेसिकली चीफ जस्टिस है। वैसे तो सुप्रीम जुडिशियल पावर्स राजा के ही हाथ में होती है, लेकिन महादंड नायक यहाँ पर राजा को असिस्ट करने का काम करता है, राइट। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो मिनिस्टर है महादंड नायक, ये जो टर्म हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं महादंड नायक की, इसके अलावा एक और मिनिस्टर आपको मिल जाते हैं। वैशाली में हमें एक सील मिली है गुप्तास के समय से जुड़ी हुई, जिसमें हमें ये टर्म मिली है। ये टर्म काफी अलग है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। विनय क्षिति, विनय क्षितिस्थ पक, विनय विनयशी स्थि, विनयशी विनयशी स्थि पक। ये जो टर्म आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इस टर्म को अगर आप थोड़ा सा ट्रांसलेट करोगे, तो विनय का मतलब क्या होता है? जैसे आपने विनय पिटक पढ़ा है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट। विनय का मतलब होता है मोरल, विनय का मतलब होता है सोशल डिसिप्लिन। विनय शिशि शी क्षिति स्थापक, क्षिति स्थापक, विनय क्षिति स्थापक, स्थापक स्थापना करना। यानी कि ये कोई ऐसा मिनिस्टर है जो कि विनय स्थापक है, यानी कि जो मॉरल या सोशल डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। तो जब हम जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, तो उसे हम उसमें हम महादंड नायक को देखते हैं, उसमें हम विनयशी स्थिति स्थापक को देखते हैं। जस्टिस सिस्टम, देर आर सम अदर ऑफिसर्स ऑल्सो जो कि हाई ग्रेड ऑफिसर्स माने जा सकते हैं, जैसे कि कुमार आमत्य। अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक आमत्य है, ये टॉप ग्रेड ऑफिसर है, लेकिन इसके आगे एक एडजेक्टिव लगा हुआ है कुमार आमत्य। आखिर कुमार आमत्य का मतलब क्या होता है? ये किस प्रकार की डेजिग्नेशन है? इसका क्या मतलब है? देखने में लगता है कुमार का मतलब राजा का बेटा, है ना, क्राउन प्रिंस आप कह सकते हो कुमार। लेकिन कुमार आमत्य कोई ऐसा मिनिस्टर होता है जिसका स्टेटस या जिसकी रैंक राजा के पुत्र के समान होती है। मतलब राजा के जो बेटे होते हैं उन्हें भी रैंक दी जाती है, उस रैंक के हिसाब से उनको मंथली कुछ सैलरी दी जाती है, ठीक है, उनका कुछ स्टेटस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में। उस सेम पोजीशन पर, मतलब उस राजा के बेटे की जो पोजीशन है उससे सिमिलर पोजीशन पर, स्टेटस पर और सेम सैलरी लेने वाला जो मंत्री होता है, उसे हम कुमार आमत्य कहते हैं। ठीक है, तो कुमार आमत्य यहाँ पे राजा को असिस्ट कर सकता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा हो सकता है, क्राउन प्रिंस को असिस्ट कर सकता है। काफी बार कुमार आमत्य के पास एडिशनल डेजिग्नेशंस भी होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने बार बार आज के सेशन में भी और पिछले सेशंस में भी एक मिनिस्टर के बारे में तो सुना ही है, हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट में हुआ करते थे। हरिसेन कुमार आमत्य हुआ करते थे, मतलब कि उनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग थी। वो तो समुद्रगुप्त के पुत्र जो है, जो स्टेटस होल्ड करते थे, उसी के बराबर का स्टेटस हरिसेन भी होल्ड करते थे। लेकिन हरिसेन के पास कुछ एडिशनल ड्यूटीज भी थी,
कुछ एडिशनल डिपार्टमेंट्स भी थे। हरिसेन कुमार आमत्य तो थे ही, लेकिन उसी के साथ साथ वो यहाँ पर संधि विग्रहारिका भी थे। संधि विग्रह, संधि का मतलब होता है अलायंस बनाना, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ यानी कि वो वॉर एंड पीस मिनिस्टर भी थे। इसी तरह से वो महादंड नायक भी थे। यानी हरिसेन नाम के ये मंत्री 3 पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, कुमार आमत्य, संधि विग्रहारिका एंड महादंड नायक, राइट। तो यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे कुछ टॉप ग्रेड ऑफिसर्स को मंत्री, आमत्य या सचिव कहा जाता है। जस्टिस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमें महादंड नायक नाम के मिनिस्टर मिलते हैं, विनयशिति स्थापक हमें मिलते हैं। इसी तरह से फिर हम कुमार आमत्य की तरफ बढ़े। हरिसेन कैसे कुमार आमत्य, संधि विग्रहारिका और महादंड नायक तीनों ही पोजीशंस पर मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और टर्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये जो टर्म हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ये है आयुक्त। आयुक्त जो है ये भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स ही हैं, और इनका मोस्टली जो काम होता है इट इज वेरी मच सिमिलर टू युक्ताज। आपको याद होगा अशोक के इंस्क्रिप्शंस पढ़ते समय या फिर मौर्यन पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करते टाइम हमने यहाँ पर एक टर्म सीखी थी, युक्त। युक्ता आखिर कौन होता था? आप यहाँ पर याद करेंगे तो युक्ता जो है वो टैक्स कलेक्टर होता था ग्राउंड लेवल पे। आयुक्त जो हैं ये भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, और इनका सिमिलर ही काम होता है युक्तास के। युक्तास जो अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है, युक्तास जो अशोक इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड है, उन्हीं के सिमिलर यहाँ पर आपको ये आयुक्त मिलेंगे। आयुक्त ये जो टर्म है ये भी हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस में मिली है, जैसे कि दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में आयुक्त टर्म का जिक्र किया गया है। आइए कुछ और टर्म्स देखें, कुछ और मिनिस्टर्स को यहाँ पे स्टडी करें। नेक्स्ट जो हमारे पास लिस्ट में नाम है आयुक्त के बाद वो है प्रतिहार। आपने यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री में गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ा होगा। असल में प्रतिहार होते कौन है? प्रतिहार जो है वो एक तरीके से पैलेस गार्ड्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, पैलेस गार्ड्स। जब मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो वहां आप गुर्जर प्रतिहारों को पढ़ते हो। गुर्जर प्रतिहारों के नाम के आगे भी प्रतिहार लग रहा है, और गुर्जर प्रतिहार जो है वो अपने आप को लक्ष्मण से जोड़ते हैं। लक्ष्मण रामायण में आपने लॉर्ड राम के ब्रदर के रूप में पढ़े होंगे, उन्हीं से गुर्जर प्रतिहार अपने आप को कनेक्ट करते हैं, यानी अगेन वो अपने आप को डिवाइन ओरिजिन का बताते हैं। लेकिन लक्ष्मण जो है उनसे जुड़ने से प्रतिहार शब्द गुर्जर प्रतिहारों से कैसे जुड़ गया? आपको, अगर आपने रामायण कथा सुनी है या देखी है, ठीक है, आप देखेंगे कि उसमें एक बार लक्ष्मण जो थे उन्होंने भी प्रतिहार का काम किया था। प्रतिहार का काम कैसे? जब यहाँ पर उनके बड़े भाई लॉर्ड राम जो हैं वो स्वर्ण हिरण को पकड़ने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि कैसे छल होता है, और यहाँ पर लक्ष्मण को अपने भाई की हेल्प करने जाना पड़ता है, लेकिन वो घर पर माता सीता को अकेले नहीं छोड़ सकते, तो वो लक्ष्मण रेखा बनाकर जाते हैं, और उससे पहले वो प्रतिहार का काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो गार्ड के रूप में यहाँ पर माता सीता को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक तरह से प्रतिहार शब्द वहां से आता है। प्रतिहार शब्द जो है वो लक्ष्मण के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पर भी प्रतिहार वर्ड जो है इसका मतलब होता है पैलेस गार्ड। वहीं अगर मैं इसके आगे महाप्रतिहार लगा देती हूँ तो महाप्रतिहार से ये चीफ ऑफ पैलेस गार्ड बन जाते हैं, जितने भी पैलेस गार्ड्स हैं उन सभी के चीफ। इसी तरह आपको एक टर्म और मिलेगी, और वो है खाद्यत। खाद्यत पकिता। खाद्यत पकिता, अब नाम से ही समझ आ रहा है ये होंगे चीफ ऑफ रॉयल किचन। रॉयल किचन जो है उनके चीफ के रूप में आपको ये मिलेंगे। स्पाई सिस्टम जो है
इस समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। स्पाइस की बजाय आपको एम्बेसडर्स ज़रूर नज़र आएँगे, जो कि एक से दूसरे किंगडम जाते रहते थे गिफ्ट्स लेकर, और इन्हें हम दूतक कहते हैं या फिर दूत कहते हैं। आई होप आपने ये सब पार्ट जो है वो नोट किया होगा। आइए कुछ और मंत्रियों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और मिनिस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, और इसी सीक्वेंस में अब आर्मी जो है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ मिनिस्टर्स के बारे में बात की, लेकिन अब थोड़ा आर्मी पर हम हमारा डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, गुप्तास की जब हम मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हैं, गुप्ताज बहुत अलग-अलग प्रकार की आर्मी यूनिट्स मेंटेन करते थे, जिसमें आपको कैवेलरी नजर आएगी। आप यहाँ पर कैवेलरी देखोगे, यानी कि घुड़सवार सैनिक देखेंगे। इवन गुप्ताज के कॉइन्स के ऊपर भी यहाँ पर आपको हॉर्सेस नजर आएंगे, देखने को मिलेंगे। इसी तरह से पैदल सैनिक भी वो मेंटेन कर रहे हैं, इन्फेंट्री जो है उसे भी वो मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरह से आप आर्चर्स भी देखेंगे, जो तीर धनुष की मदद से सामने वाले का खात्मा करते हैं, जिसमें यहाँ पर आर्चर्स जो है वो बो का इस्तेमाल करते हैं, धनुष का इस्तेमाल करते हैं। और एक तरह से गुप्तास के समय में उनकी आर्मी में जो डोमिनेंट वेपन रहा है, वो भी बो ही रहा है। गोल्ड कॉइन्स जो गुप्तास के रहे हैं, उसमें भी गुप्ता रूलर्स को बो का इस्तेमाल यानी धनुष का इस्तेमाल करते हुए शेर को मारते हुए दिखाया गया है। अब जब हम आर्मी की बात कर ही रहे हैं, आर्मी से जुड़ी हुई कुछ यहाँ पर टर्म्स को हम सीखने की कोशिश करेंगे, शब्दों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। एक शब्द हमने पीछे सीखा है, उसी को हम एक बार फिर से यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे, लिख लेंगे, और वो है संधि विग्रहारिका। संधि विग्रहारिका, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वॉर एंड पीस मिनिस्टर के रूप में आप उन्हें देख सकते हैं। हरिसेन संधि विग्रहारिका हुआ करते थे। इसी तरीके से एक और टर्म आपको यहाँ पर मिलती है, महाबल अधिकृत। अब ये महाबल अधिकृत क्या है? महाबल, बल मतलब हम यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली महाबल अधिकृत कोई और नहीं, वो कमांडर इन चीफ है। आर्मी के मिलिट्री कमांडर के रूप में आप उन्हें देखेंगे। इसी तरह से आप कुछ दूसरे मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स को भी देखेंगे, जैसे कि तिलुपति। पिलुपति जो होते हैं वो सभी एलिफेंट्स को संभालते हैं, हेड ऑफ एलिफेंट्स कह सकते हो आप उन्हें। ऐसे ही अश्वपति, नाम से ही समझ आता है, हॉर्सेस को संभाल रहे हैं, हॉर्सेस के हेड हैं। इसी तरह से आपको नरपति देखने को मिलेंगे, नरपति फुट सोल्जर्स के हेड के रूप में, राइट। इसी प्रकार से आप यहाँ पर अश्वपति के आगे अगर महा लगा देते हैं, तो ये बन जाता है महाअश्वपति। और महाअश्वपति पूरी कैवेलरी के कमांडर होते हैं। पूरी कैवेलरी के कमांडर के रूप में आप उन्हें देखेंगे, राइट। इसी तरह से एक टर्म और आपको देखने को मिलती है, जैसे कि भत, भत अश्वपति। यानी आप देखो, इसमें अश्व भी है और भत भी है। इसका मतलब क्या हुआ? भत अश्वपति का मतलब होता है कोई ऐसा कमांडर जो कि इन्फेंट्री और कैवेलरी दोनों को कमांड कर रहा हो, दोनों को लीड कर रहा हो। ये भी आप यहाँ टर्म देखते हो। इसी तरह से अगले शब्द को हम देखेंगे, और वो है दंड पाशिका। दंड पाशिका असल में कौन होते हैं? दंड पाशिका पहली बात तो आपको यहाँ सेंट्रल लेवल पर नजर नहीं आएंगे, आपको यहाँ पे मोस्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिलते हैं। दंड पाशिका डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस ऑफिसर होते हैं। दंड पाशिका, राइट। इसी प्रकार से आप यहाँ दंड पाशिका देख सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर दंड नायक, महादंड नायक के रूप में देखेंगे। जैसे जुडिशरी जो है वो भी एक प्रकार से आर्मी से कनेक्टेड ही होती थी, क्योंकि यहाँ पर सेना की तरफ से जिस भी व्यक्ति को पकड़ा जाता था या पकड़ के जेल में डाला जाएगा, उसके ऊपर जजमेंट सुनाने का काम जुडिशरी ही करेगी।
तो आप ये कुछ टर्म्स है जो कि आर्मी से रिलेटेड देख सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें जानना होगा, यहाँ पर हमें समझना होगा कि इतना बड़ा एम्पायर अगर चलाया जा रहा है, इतना बड़ा एम्पायर अगर संभाला जा रहा है, तो इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए टेरिटोरियल डिवीजन ज़रूरी है। पीछे की जो डायनेस्टीज़ हमने डिस्कस की है, उनमें भी हमने इन टेरिटोरियल डिविजन्स को देखा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे गुप्ताज़ ने अपने एम्पायर को टेरिटोरियली डिवाइड किया है, इसको थोड़ा-सा समझेंगे। सबसे पहले गुप्ता एम्पायर, इसमें आपको सबसे ऊपर राजा सेंटर में देखने को मिलेंगे, पाटलिपुत्र में देखने को मिलेंगे। इन्हें असिस्ट किया जा रहा है कुमार अमात्यस के द्वारा, आयुक्त के द्वारा। यानी अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो इसको इस प्रकार से समझें कि ये पूरा का पूरा एम्पायर है और इसको राजा संभाल रहे हैं। लेकिन इस एम्पायर को प्रोविंसीज में भी बांटा गया है और ये जो प्रोविंस है इसके लिए जो हम टर्म यूज कर रहे हैं वो है भुक्ति। और हर प्रोविंस जो है उसका प्रोविंशियल हेड होता है और ये जो प्रोविंशियल हेड है इसी को हम उपरिका कहते हैं। अब ये जो प्रोविंसीज हैं इनको फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है और डिस्ट्रिक्ट्स को हम विषय कह रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट के हेड को विषयपति कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में आपको सिटी मिलेंगे, विलेजेस मिलेंगे। सिटी को विथी कहा जा रहा है और सिटी के हेड को नगर श्रेष्ठी कहा जा रहा है। वहीं जब हम गांव की बात करते हैं, सबसे छोटा टेरिटोरियल यूनिट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ग्राम टर्म बेसिकली, और यहाँ पे ग्रामिक या ग्रामणी विलेज हेडमैन के रूप में आपको नजर आएंगे। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा एम्पायर जो है उसको बांटा गया ताकि इस एम्पायर को बेहतर तरह से क्या किया जा सके, बेहतर तरह से संभाला जा सके, बेहतर तरह से इसको एडमिनिस्टर किया जा सके। राइट, सो दीज आर अगेन सम टर्म्स। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हर लेवल पे जाएंगे। हम पहले प्रोविंशियल लेवल को देखेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के मिनिस्टर्स को देखेंगे, अदर देन विषयपति दूसरे भी मिनिस्टर्स कुछ पाए जाते हैं। फिर हम सिटी लेवल पर आएंगे और सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसे भी हम थोड़ा ब्लैंक शीट पर ही कवर करेंगे। याद रखें, आप इन टर्म्स को जरूर नोट करें क्योंकि टर्म बेस्ड क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंस की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, जब हम प्रोविंस को देखते हैं तो प्रोविंस के लिए जो शब्द इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं वो है भुक्ति। भुक्ति, लेकिन भुक्ति के अलावा भी यहाँ पर कुछ टर्म्स पाई जाती हैं जैसे कि देश या फिर राष्ट्र। इन टर्म्स का इस्तेमाल भी प्रोविंस के लिए किया गया है। प्रोविंस का जो हेड है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम उपरिका कह रहे हैं। उपरिका राजा के द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है और ये पूरे के पूरे प्रोविंस जो है उसको एडमिनिस्टर करने का काम करता है। इवन उपरिका ही वो है जो डिस्ट्रिक्ट के हेड को यानी कि विषयपति को अपॉइंट करेगा। राइट, उपरिका। उपरिका जो होते थे वो भी काफी बड़े बड़े टाइटल्स अडॉप्ट किया करते थे। काफी बार उपरिका भी महाराजा, राजपुत्र या भट्टरक जैसे टाइटल्स अडॉप्ट कर लिया करते थे। ठीक है, इसी तरह से उपरिका का एक सिनोनियम भी हमें गुप्ता से जुड़े हुए इंस्क्रिप्शन से मिला है जैसे कि गोपत्री। ये भी एक टर्म आपको यहाँ पर मिलेगी। ऐसे ही हमें कुछ और भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जैसे कि गुप्ता पीरियड से जुड़ा हुआ एक इंस्क्रिप्शन, बुद्धगुप्त नाम के राजा से जुड़ा हुआ एक एरन यानी मध्य प्रदेश में इंस्क्रिप्शन मिला जहाँ प्रोविंशियल हेड यानी कि गवर्नर के लिए लोकपाल इस शब्द का भी हमें जिक्र मिलता है। तो उपरिका, गोपत्री या लोकपाल ये सब क्या है, ये सब प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को संभालने का काम करते हैं। ये प्रोविंस में होने वाले सभी काम जो हैं उनको देखते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं। जैसे कि स्कंदगुप्त के समय में आप देखेंगे कि सुदर्शन लेक को एक बार फिर से रिपेयर करवाया गया था
और वो सब रिपेयर करवाने का काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया। ठीक है, आप स्कंदगुप्त के समय में एक गवर्नर देखेंगे, एक गोपत्री देखेंगे जिनका नाम प्राणदत्ता था, और प्राणदत्ता ने ही यहाँ पे सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाने का फिर काम किया। अब आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, सुदर्शन लेक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाई गई थी और उसको टाइम टू टाइम रिपेयर करवाया गया है। जैसे कि आप रुद्रदमन के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया। उसके बाद गुप्तास के टाइम पर भी आप यहाँ स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जिनके समय में उनके गोपत्री यानी कि उप्रिका ने उस सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाने का काम किया है। ये बात हो गई हमारे प्रोविंस की। अब प्रोविंस से हम आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। जैसे हमने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जो है उसको क्या कहा जा रहा है, उसको विषया कहा जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है उसको हम यहाँ पर विषयपति कह रहे हैं। विषयपति जो है उसके नाम से जानते हैं, हेड ऑफ विषया। ये जो विषयपति होते हैं ये यहाँ डायरेक्टली राजा के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट जिस भी प्रोविंस का हिस्सा है उसी प्रोविंस के गवर्नर विषयपति को अपॉइंट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको कुछ दूसरे मिनिस्टर्स भी नजर आएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीफ्स नजर आएंगे, जैसे कि सरथवाहा। यहाँ पर जो सरथवाहा आप देख रहे हो, सरथवाहा यहाँ बेसिकली अगेन चीफ है, लेकिन किसका चीफ है? कारवा ट्रेडर्स का। ऐसे ट्रेडर्स जो कारवा यानी कि ग्रुप में चलते हैं, उन ट्रेडर्स के चीफ को हम यहाँ पे सरथवाहा कहते हैं। ठीक है, कारवा ट्रेडर्स का चीफ यानी कि हेड। इसी तरह आप यहाँ पे प्रथम प्रथम कुलिका, इसे भी देखोगे। प्रथम कुलिका कौन होता है? जितने भी आर्टिसंस डिस्ट्रिक्ट में पाए जा रहे हैं, जितने भी आर्टिसंस आपको देखने को मिलते हैं, उन सबका चीफ अगेन प्रथम है ना। इसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे प्रथम कयास्थ। प्रथम कयास्थ ये चीफ स्क्राइब होता है। कयास्थ का मतलब होता है स्क्राइब, जिसे लिखना आता है, जो स्क्रैच करके यहाँ पर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस लिख सकता है। उन सभी के हेड को हम चीफ स्क्राइब को हम यहाँ पे प्रथम कयास्थ कहते हैं। राइट, तो ये इस तरह से आपको मिलेगा। ऐसे ही आपको एक और टर्म मिलेगी, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, श्रेष्ठी जो शब्द है ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है गिल्ड के हेड के लिए। गिल्ड यानी कि श्रेणी, यानी जब यहाँ सेम प्रोफेशन के लोग अपना एसोसिएशन बनाते हैं, जैसे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का एसोसिएशन, उन एसोसिएशंस को श्रेणी कहा जाता है और उन श्रेणीज के हेड को श्रेष्ठी कहा जाता है। तो आप यहाँ नगर श्रेष्ठी देखोगे। नगर श्रेष्ठी बेसिकली पूरे शहर में जितनी भी श्रेणी पाई गई हैं अलग अलग प्रोफेशंस की, उन सबका हेड होता है नगर श्रेष्ठी। बट इंटरेस्टिंगली गुप्तास के समय में ये श्रेणीज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि इन श्रेणीज के जो हेड थे उन्हीं को यहाँ सिटीज का हेड भी बना दिया गया। विधि यानी कि सिटीज को एडमिनिस्टर करने को भी कह दिया गया। तो नगर श्रेष्ठी आपको सिटी के हेड के रूप में नजर आएंगे, लेकिन नगर श्रेष्ठी जो होते हैं वो श्रेणी या ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के ग्रुप्स जो है, एसोसिएशंस जो है, उनके हेड भी होते हैं। फिर आपको शहर के बाद यहाँ पे गांव देखने को मिलेंगे। ग्राम लेवल पर आप चले जाइए। जब आप ग्राम लेवल पे जाते हैं तो आपको ग्राम यानी कि गांव के हेड के रूप में कई टर्म्स मिलती हैं, जैसे कि ग्रामिक। ग्रामिक इज अ वेरी कॉमन टर्म। इसके अलावा आप ग्रामपति ये टर्म भी यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह से ग्राम अध्यक्ष ये टर्म भी आपको यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में आपको दिख जाती है। ऐसे ही कुछ जगहों पर आपको महत्तारा महत्तारा ये टर्म भी मिल जाएगी विलेज हेड के रूप में। महत्तारा इस शब्द को यूपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है। ठीक है, महत्तारा
जब आप गाँव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हो तो वहाँ पर आपको एक पंचमंडली देखने को मिलेगी। पंचमंडली। पंचमंडली एक ऐसी बॉडी बताई जा रही है विलेज लेवल पे जो कि गाँव का काम करती है। इवन पंचमंडली जो है वो आज के समय की पंचायत की तरह होती है जिसमें आपको लगभग 5 मिनिस्टर्स यहाँ पर मिलेंगे, राइट? तो दीज आर अगेन सम टर्म्स जो कि कनेक्टेड हैं गाँव यानी कि विलेज लेवल से। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतना बड़ा एम्पायर जो है उसको संभालने के लिए टैक्सेस रेवेन्यू की ज़रूरत है। इनकम के सोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब हम थोड़ा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। गुप्ताज के समय में लैंड रेवेन्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम रहा है। लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स ऑफ इनकम के रूप में आपको देखेगा और यहाँ पर आप अलग-अलग प्रकार के लैंड रेवेन्यू पाएंगे। आप यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट देखोगे, नारद स्मृति। नारद स्मृति, आपको क्या करना है? आपको नारद स्मृति के राइटर ढूंढ कर लाने हैं और कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नारद स्मृति गुप्तास के समय का टेक्स्ट है जिसमें हमें लैंड रेवेन्यू की बहुत ही अच्छी जानकारी देखने को मिलती है और उसमें लैंड रेवेन्यू से जुड़ी हुई अलग-अलग टर्म्स भी दी गई हैं जैसे कि भाग। भाग क्या होता है? भाग इज बेसिकली 1/6 ऑफ एवरेज प्रोड्यूस। आप जितना भी गेहूं चावल एवरेज उगाते हो, मान लीजिए ऑन एवरेज आप यहाँ पे 100 केजी ऑफ ग्रेन्स उगा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका 1/6 पार्ट आपको एज टैक्स राजा को देना पड़ेगा, राइट? तो ये है भाग। इसी तरह से ऊपरी कर। कर का मतलब बेसिकली टैक्स होता है। ऊपरी कर का क्या मतलब हुआ? ऊपरी कर का मतलब हुआ एक तरीके का एडिशनल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। ऊपरी कर, एडिशनल टैक्स। लेकिन ये एडिशनल टैक्स किस चीज पर लग रहा है? जब आप यहाँ पे मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हैं, क्लॉथ, ऑयल वगैरह खरीदने जाते हैं, ऐसी चीजें, ठीक है? या फिर आप क्लॉथ या ऑयल का ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा ऊपरी कर देना पड़ता है। इसी तरह से एक टर्म आपको मिलेगी शुल्क। शुल्क क्या होता है? शुल्क एक तरह का कमर्शियल टैक्स है, एक प्रकार की कस्टम ड्यूटी है ये, राइट? शुल्क। तो आप यहाँ पे ड्यूटी के रूप में इसको देख सकते हो, कस्टम ड्यूटी के रूप में आप इसे देख सकते हैं जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को देना पड़ता था अगर वो एक शहर से दूसरे शहर में एंटर हो रहे हैं या फिर एक डिस्ट्रिक्ट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक से दूसरे में या एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में या एक किंगडम से दूसरे किंगडम में, तो उनको यहाँ पर इस तरह का ऊपरी कर भी देना पड़ जाता है। आपको ये भी कुछ टर्म्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, कर या ऊपरी कर, शुल्क, राइट? इसी प्रकार से आप यहाँ पर भाग के बाद भोग भी देखते हो। भोग क्या है? देखिए, भाग जो है वो ग्रेन्स के रूप में है, लेकिन भोग जो है वो एक प्रकार का पीरियोडिक सप्लाई है फ्रूट्स का, फायरवुड्स का, फ्लावर्स का, जो कि विलेजर्स अपने राजा को देते हैं। बल्कि विलेजर्स वर ऑब्लिग टू गिव दिस पीरियोडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट्स एंड फायरवुड टू किंग। तो ये आप कह सकते हो, ये ग्रेन्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम फ्रूट, फलों के रूप में, लकड़ियों के रूप में, है ना, या फ्लावर्स के रूप में, ऐसी कुछ चीजों के रूप में जब हम टैक्स देते हैं, ठीक है, तो वो भाग कहला रहा है और ये कंपलसरी होता था एक तरह से देना। इसी तरह से आपको टर्म मिलेगी बलि। बलि वर्ड वैसे तो हमें वैदिक पीरियड में भी दिखता है, ये एक तरह का वॉलेंटरी टैक्स होता है, लेकिन गुप्तास के टाइम तक आते आते तो ये टैक्स एकदम ही यहाँ कंपलसरी हो गया था। ये एक तरह का रिलीजियस सेस माना जा सकता है। बल्कि हम कहेंगे कि बलि जो है ना वो बड़ी ही जेनरिक टर्म हो गई थी गुप्तास के समय तक आते आते किसी भी प्रकार के टैक्स के लिए। जैसे इसका इस्तेमाल राजाओं को ग्रेन्स के रूप में दिए जाने वाले टैक्स के लिए भी होता था। इसका इस्तेमाल रिलीजियस सेस के रूप में भी होता था। इसका इस्तेमाल जमीन से कलेक्ट होने वाले खेती पर जो टैक्स लगता है उसके लिए भी होता था। तो आप यहाँ
अलग-अलग तरह के चीज़ों के लिए बली वर्ड का यूज़ देखोगे। ऐसे ही एक और जेनरिक टर्म बहुत ज़्यादा जो यूज़ होती है गुप्तास के समय में, वो कर है। जेनरिक टर्म हर दूसरे प्रकार के टैक्स के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, इमरजेंसी टैक्स हो, एग्रेरियन टैक्स हो या किसी प्रकार का पीरियोडिक सप्लाई हो जो विलेजर्स को अपने राजा को देना है, उनके लिए कर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है ना? तो दीज आर सम डिफरेंट टर्म्स। ऐसे ही आपको एक और शब्द मिलेगा, उद्रंग। उद्रंग जो है, ये एक तरीके का, हम यहाँ पे कह सकते हैं, अ, उद्रंग को उदक से कनेक्ट किया जाता है और उदक जो है, ये वर्ड वाटर के लिए यूज होती है, वाटर टैक्स के लिए यूज होती है। तो उद्रंग वाटर टैक्स के रूप में आपको नजर आएगा। वाटर टैक्स का मतलब हुआ राजा जो आपको सिंचाई व्यवस्था प्रोवाइड कर रहा है ना, उस पे जो टैक्स वो ले रहा है वो है उद्रंग। लेकिन कुछ ऐसे भी सोर्सेस पाए गए हैं, जैसे अगर मैं राज तरंगिनी कलहन के टेक्स्ट की बात करूं, तो वहां पर हमें ये उद्रंग जो शब्द मिलता है, ये उन टेनेंट्स के ऊपर टैक्स माना गया है जो परमानेंट टेनेंट्स होते हैं, राइट, उद्रंग। फिर आता है हिरण्य। आपने जितने भी टैक्सेस ऊपर देखे, जैसे अगर मैं इन जनरल यहाँ पे बात करूं, तो आपको भाग दिख रहा है, आपको यहाँ पे ऊपरी कर दिख रहा है, आपको भोग दिख रहा है। ये सब क्या है? ये सब इन काइंड टैक्स हैं। आप अनाज के रूप में, फलों के रूप में, यहाँ पे ऑयल वगैरह के रूप में टैक्स दे रहे हो। लेकिन जब आप टैक्स इन कैश देते हो, यानी कि आपने खेती की, फिर आपने अपना अनाज उगाया, फसल उगाई, उसको जाके फिर अपने ग्रेन्स को आपने मार्केट में बेचा, और मार्केट से बेचने पर जो भी पैसा मिला, उससे आपने जब टैक्स दिया, आपने कैश में जब टैक्स दिया, तो उसे हम हिरण्य कहते हैं ना? हिरण्य भी एक तरीके का टैक्स है जो हमें यहाँ दिखता है। ऐसे ही कुछ दूसरे टैक्सेस भी हैं, बड़े अलग प्रकार के टैक्स, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे ये टर्म्स, लेकिन हम यहाँ इनको लिख लेते हैं। जैसे कि एक टैक्स आप देखोगे, हलीरा कर। हलीरा कर, हली यानी कि हल, हल मतलब प्लॉ। ये एक तरीके का प्लॉ टैक्स माना गया है। प्लॉ टैक्स का मतलब, अगर आप यहाँ पर एक जमीन जो है उसको प्लॉइंग कर रहे हो, उसकी टिलिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप सिंगल सीजन में, एक ही सीजन में उस जमीन की प्लॉइंग 2-3 बार करते हो, मल्टीपल टाइम्स करते हो, तो आपको यहाँ पे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। हलीरा कर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टैक्स नहीं है, लेकिन ऐसी एक टर्म जो है वो आपको जरूर मिलती है, ठीक है। ऐसे ही एक टैक्स और है, बड़ा अलग सा है, अटपटा सा है, लेकिन गुप्तास के सोर्सेज में मिलता है, और वो है वात भूत। ये एक ऐसा टैक्स होता था जो विलेजर्स राजा को देते थे, ताकि राजा इन पैसों की मदद से ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म कर सके जिसकी सहायता से वात भूत, वात मतलब विंड, भूत मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिट्स, गोस्ट, इन सबको दूर रखा जा सके गांव से। ऐसे भी कुछ आपको टैक्सेस के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। रेवेन्यू अलग अलग प्रकार में, अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है, ये तो हो गए रेवेन्यू के टाइप्स, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन की, तो वी नीड सम डिपार्टमेंट एंड ऑब्वियसली वी नीड सम मिनिस्टर्स आल्सो, जो कि इस तरह के ये जो रेवेन्यू है इसको कलेक्ट करने का काम करेंगे। तो जब हम यहाँ पे मिनिस्टर्स की बात करते हैं, तो हमें यहाँ कुछ टर्म्स देखने को मिलती है मिनिस्टर्स से जुड़ी हुई, जैसे कि अक्ष पाताल, अक्ष पाताल अधिकृत, अधिकृत, अक्ष पाताल अधिकृत। अक्ष पाताल अधिकृत कौन है? अक्ष पाताल अधिकृत, यहाँ पे ये टर्म हमें गुप्तास के इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ये बेसिकली रॉयल रिकॉर्ड कीपर है। इसका काम क्या है? अक्ष पाताल अधिकृत का, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कनेक्शन रखता है और ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है।
कितना टैक्स आया, कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च हुआ, पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम इसी का है। जैसे आज के समय में सीएजी होते हैं, उसी तरह से अक्षपाताल अधिकृत भी होता है। पुष्तपाल, देयर इज अनदर टर्म, पुष्तपाल। पुष्तपाल भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है, अक्षपाताल अधिकृत जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो ओवरऑल रिकॉर्ड है। कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ, ट्रेजरी में कितना पैसा रखा है। लेकिन पुष्तपाल पुष्तपाल जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये लैंड ट्रांसफर का रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे आज के समय के पटवारी होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे जब टैक्सेस की बात कर रहे थे, तो मैं एक और टर्म आपको यहाँ पे लिखवाना चाहूंगी, दैट इज विष्टि। गुप्तास के समय में ऐसा देखा गया है कि गुप्तास के समय में विष्टि यानी एक तरह का फोर्स्ड लेबर भी हुआ करता था। यानी अगर आप टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो आप यहाँ पर फोर्स्ड लेबर यानी कि राजा के लिए मजदूर का काम करोगे। ये टर्म भी हमें गुप्तास के समय में मिलती है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो हमने यहाँ देखे। इन जनरल ओवरऑल तरीके से गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, जब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ आता है कि अच्छी आर्मी मेंटेन की जा रही है, एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम हमें नजर आ रहा है। आर्टिसन मर्चेंट्स के अपने खुद के लॉज हैं, सिविल क्रिमिनल लॉज हैं, लैंड टैक्सेस भी प्रॉपरली मौजूद हैं। इसी के साथ राजा जो हैं वो भी पॉम्पियस टाइटल्स ले रहे हैं, उनके पास फ्यूडल लॉर्ड्स भी हैं जो फ्यूडेटरीज को संभाल रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन हमें गुप्तास के सोर्सेस से मिलती है। लेकिन जब गुप्तास के समय में फाहियान इंडिया को विजिट करते हैं, तो फाहियान भी यहाँ पर काफी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देते हैं। जैसे फाहियान यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा था। कैसे फाहियान बताते हैं कि वो रोड पर जब ट्रैवल करते थे वो उन्हें डर नहीं लगता था, लोगों का मूवमेंट जो है उसके ऊपर किसी तरह का रुकावट नहीं थी, किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, रोड जो है बहुत सेफ थे। फाहियान बताते हैं कि मैं बहुत आराम से ट्रैवल करता था, मुझे रास्ते में किसी चोर वगैरह का डर नहीं होता था। ये सब चीजें गुप्तास के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी देती है। ठीक है, प्लस इनका एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखा ही कि कैसे मौर्यंस के मुकाबले बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी जब आप गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन को मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करते हो, तो आपको यहाँ समझ आता है कि कैसे इन्होंने सेंटर से पावर उठाकर नीचे के लेवल्स, प्रोविंशियल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको दिए। जैसे आपने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर विश्वपति जो होते हैं वो डायरेक्टली राजा के द्वारा अपॉइंट नहीं होते, बल्कि यहाँ पर उन्हें उपरिकाज यानी गवर्नर्स यानी प्रोविंशियल हेड्स अपॉइंट करते हैं। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ पावर्स ओनली जिनको सेंटर से डिसेंट्रलाइज करके नीचे की तरफ दिया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसको समझें, तो आप इसका नेचर डिसेंट्रलाइज्ड बता सकते हो। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल कि डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, दीज आर सम टर्म्स जो रिलेटिव नेचर की होती है। तो गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर वाज डिसेंट्रलाइज्ड एज कंपेयर टू मौर्यास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके कंपैरिजन में। तो ये थी कुछ कहानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ऑब्वियसली गुप्तास के समय का जो समाज है, सोसाइटी है, उनके समय की जो इकोनॉमी है एंड उनके समय का जो लिटरेचर की फील्ड में डेवलपमेंट है, उसके ऊपर हमारा थोड़ा डिस्कशन रहता है और उस डिस्कशन को हम हमारे अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। आप सभी के लिए एक छोटी सी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, रिपीटर्स बैच यहाँ पे जो प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करेगा, टॉप एडुकेटर्स के द्वारा जो कवर किया जा रहा है,
इसमें आपको फ्रेश टेस्ट मिलेंगे, अपडेटेड सेल्फ स्टडी पीडीएफ्स मिलेंगी, क्विज मिलेगी एंड पीटी 730 मतलब करंट अफेयर्स भी इसमें 2 इयर्स के कवर करवाए जाएंगे। तो ये रिपीटर्स बैच 31 अक्टूबर से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करके इस रिपीटर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच जो कि 2024 को टारगेट करेगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, इस बैच को भी 31 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम फाउंडेशन बैच देखते हैं आईएएस 2025, यानी कि 2 साल का बैच होगा ये 20 अक्टूबर से शुरू हो गया है। आप इसे भी एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करके। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो 0% ईएमआई पर भी अवेलेबल है। आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं यहाँ पे ARTI1702। आज के सेशन में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर।